हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 में भूगोल में दूसरा पाठ भारत कृषि एवं सिंचाई इस पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और पास पड़ोस वाले खेतों पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आपने पिताजी या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने ले जाने, यह काम आपने पास पड़ोस वालों का व्यवसाय क्या है या कृषि किसे कहते हैं? कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। इसके विषय में सोचा है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या कि कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता? कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, धागा बनाने के लिए झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। ये भी खेती में ही, कृषि में ही आता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। उनको फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा गया है। सोचिए, सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा? पुराने समय से लेकर आज तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने गांव या घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर सकते हैं। उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आप गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है, जिसमें एक चित्र में दिखाया गया है ट्रैक्टर। आज ये आधुनिक उपकरण है और पहले ये काम बैलों से कराया जाता था, हल उसमें लगा करके। ये पुराना तरीका था, इसका भी चित्र दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये कार्य किया जाता था खेती करने का। आपके गांव के लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? खेती या पैदावार जिसमें दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसे निर्वहन कृषि कहते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे निर्वहन कृषि कहा जाता है। जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना का हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। कृषि दो प्रकार से अलग अलग हम डेफिनेशन दे सकते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहा जा सकता है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है। हमारे देश में लगभग 56% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय लगभग 17% कृषि से प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों में मुख्यतः 3 वर्गों में इनको रखा गया है: खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, पेय एवं बागायती फसलें। खाद्यान्न फसलें में गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आती हैं। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, इनकी नगद पेमेंट हो जाता है, नगद पैसा मिल जाता है, इन्हें नकदी फसल कहते हैं। पेय पदार्थों में चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले, ये फसलें पेय एवं बागायती फसलों के रूप में जाना जाता है। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते देखा होगा, काटते देखा होगा। पता कीजिए कि बोने
और काटने के समय आधार पर हमारे कितने प्रकार की फसलें होती हैं? इन फसलों के नाम देखिए, कौन कौन सी फसलें होती हैं। कृषि फसलों के प्रकार। अब कृषि की फसलें जो होती हैं 3 प्रकार से होती हैं। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है, एक जायद की फसलें होती हैं। 3 प्रकार की कृषि का कार्य होता है। रबी की फसलें में इसका समय है जाड़े का प्रारंभ होना और बोना, ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ में काटना। और ये रबी की फसलें होती कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई आदि रबी की फसल होती हैं। अब खरीफ की फसल, इसका समय है वर्षा ऋतु का प्रारंभ होना, इसमें ये बोना और शीत ऋतु के प्रारंभ में इसको काटना होता है। ये फसलें होती हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट और मूंगफली आदि। तीसरी जो जायद की फसलें होती हैं, ये इनका समय है मार्च अप्रैल में बोना और उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना। ये जायद की फसलें होती कौन सी हैं? जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये सब्जियां, ये इस प्रकार की जो फसलें होती है वो जायद की फसलें कहलाती हैं। तो 3 प्रकार की फसलें भी आपने पढ़ी। हमारे देश में चावल, गेहूं और गन्ना, चाय, ये जो फसलें होती हैं इनको जूट, कॉफ़ी, कपास आदि ये सारी फसलें होती हैं, तो ये हमारे देश में होती हैं। अब चावल प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके विषय में पता करना है हमें। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर ये फसलें होती हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहाँ पर ये फसलें होती हैं। अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादक करता है और चीन के बाद भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो जो क्षेत्र बताए हैं उन क्षेत्रों को आप इस मैप में देखें कहाँ कहाँ ये खेती होती है। प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर ग्रीननेस दिखा रखा है वहाँ पर ही इस प्रकार का कार्य होता है। जहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है ना, और वहीं पर ये कार्य होता है चावल की उत्पादन खेती का। क्या आप जानते हैं कि चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले उगाया जाता था? ये यानी इतनी पुरानी खेती है चावल की हमारी। अब आइए गेहूं के ऊपर। गेहूं जो है इसके उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। और आवश्यक क्या होता है इनके लिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, सामान्य वर्षा होनी चाहिए जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं, और पकते समय गर्मी भी होनी चाहिए। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का गेहूं उत्पादक में क्षेत्र में प्रथम स्थान है। इस मानचित्र में दिखाया गया है, जहां पर ब्राउन शेड दिया गया है, वह ब्राउन शेड में उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ पर गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र में भी ये गेहूं की खेती होती है। भारत के मुख्य एवं गौण गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची में इसमें जो वाइटनेस हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उनका नाम आपको बताना है। ये एक्टिविटी के रूप में ध्यान रखेंगे। अपने आसपास के गांव, कस्बे, खेतों में चावल, गेहूं की फसलें देखिए और ये फसलें कैसे उगाई जाती हैं इस पर आपस में चर्चा कीजिए। अब आइए, हमारे देश में दालें भी होती हैं। दालों के विषय में जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दालें होती हैं। और इसके लिए आवश्यकता होती है प्रत्येक प्रकार की मिट्टी हो, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, खेती वाली मिट्टी, सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सामान्य वर्षा होनी चाहिए। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है इस प्रकार से। इसी प्रकार गन्ना भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है और प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात, ये सारा क्षेत्र जो है गन्ने के लिए उत्पादक क्षेत्र हैं और इसमें आवश्यकता होनी चाहिए उपजाऊ मिट्टी और गर्म व नम जलवायु, दोनों प्रकार की जलवायु होती है। इसमें दिखाया गया है कि जिस जिस क्षेत्र में गन्ना होता है वहाँ ग्रीन भाग मैप में दिखाया गया है। तो ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है यहाँ पर इसकी उत्पादन होता है इनका, गन्ने का। इसके बाद भारत में इनके अलावा चाय की खेती भी होती है और चाय के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं इसके विषय में बता रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल, यहाँ पर चाय के बागान होते हैं, इनकी चाय की उपज होती है। आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह काहे से बनता है, सोचिए और लिखिए। गन्ने से बनाई जाने वाली और खाद्य पदार्थें कौन कौन सी हैं इसके विषय में भी आप लिखेंगे। अच्छा, चाय के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है कि अधिक वर्षा और गर्मी होनी चाहिए, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके ऐसी भूमि होनी चाहिए, अन्यथा इनकी जड़, पौधों की जड़ गल जाती है तो चाय सही नहीं हो पाएगी। चाय के विषय में कहा जाता है कि चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रही। प्रारंभ में इसे औषधि के रूप में समझा जाता था और उपनिवेशवाद जिस समय अंग्रेजों का भारत पर शासन था, 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत में वनों में असम चाय के खोज कर ली थी। चाय के बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी, चाय बागान यहाँ पर बनाए गए और चाय बागाती कृषि के रूप में यहाँ पर इसका कार्य किया जाने लगा। साथ ही कहवा और कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में भारत है, जहाँ पर चाय कहवा उत्पादन होता है। इसमें कुछ राज्यों की सूची भी दी गई है। मैदानों में चाय की खेती क्यों नहीं होती, इस विषय पर भी सोचिए। इसके बाद हमारे
देश में कपास की भी खेती होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इसमें दिखाए गए हैं भारत के मैप में। जहाँ पर ऑरेंज शेड दिया गया है वह सभी क्षेत्र जूट और कपास का क्षेत्र है। जहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और जूट के लिए असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ये क्षेत्र हैं। जहाँ पर ब्लैकनेस दिखा रखा है, ब्लैक कलर दिखा रखा है, वहाँ पर जूट होती है। और जहाँ पर ऑरेंज शेड दिया है इस क्षेत्र में कपास होती है। दोनों को अलग अलग प्रदर्शित किया है। इस समय काली मिट्टी और गर्म और नर्म जलवायु होनी चाहिए। 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी अधिक, वर्षा, गर्म व नर्म जलवायु की होना आवश्यक है। इस प्रकार से भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो कृषि के क्षेत्र में कार्य होता है। राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है इसके विषय में देखेंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना होता है। ऐसे विकास जो प्रोन्नत करना जिसमें हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, हमारी भूमि, जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जा सके, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, कृषि क्षेत्र में फसलों को बीमाकरण करना, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना, कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋण और सुनिश्चित कराना इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हैं। इसके साथ राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय के विषय में कि राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुएं, सेवाओं, सकल मूल्य होती हैं। यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। नकदी फसल अभी आपको बताई भी थी। दूसरे के उपयोग अर्थात विक्रय करने के उत्पादित फसल जिससे नगद आय प्राप्त होती है उसको नकदी फसल कहते हैं। अर्थात कृषक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बेच करके इसको नगद भुगतान हो जाता है, इसको नकदी फसल कहते हैं। क्रेडिट कार्ड किसान के पास आवश्यक होता है। हर किसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड की बहुत उपयोगिता है। इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि जब किसी किसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है तो वो बैंक से जा कर के जितने पैसे की आवश्यकता होती वो पैसा ले लेता है और किस्तों के रूप में उसका भुगतान धीरे धीरे करता रहता है। इससे पैसे की आवश्यकता होने पर किसान को बैंक से पैसा मिल जाता है और उसका काम चल जाता है और समय पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। चकबंदी, आइए जानें। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में चकबंदी यानी छोटे छोटे टुकड़ों के बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती है। साथ ही लागत भी ज़्यादा लगती है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों को दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। इसे चकबंदी कहते हैं। आपने देखा कि बिखरे खेत एक जगह करने के लिए एक व्यक्ति को खेत एक साथ होने से बड़े बड़े खेत को हो गए हैं। इसे ही चक कहते हैं, काटना कहते हैं। चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरे खेतों की ज़मीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दिया जाता है और आस पड़ोस वाले से पूछ करके इस विषय पर अपने विचार लिखेंगे। ये एक्टिविटीज़ में आपका कार्य होगा। साथ ही जो भारत के मानचित्र दिखाए गए हैं, इन मानचित्रों में सिंचाई किस प्रकार से होती है खेतों में, इसके विषय में आप अपने विचार
लिखेंगे। एक प्रश्न तो ये है, अभी भारत का मैप बना करके उसमें कपास और जूट किस किस स्थान पर होते हैं, उन स्थानों की सूची बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार गन्ना किस स्थान पर होता है, उन स्थानों का नाम और भारत के मैप में ये प्रदर्शित करेंगे। चाय किस क्षेत्र में होती है, और इसके विषय में भी आप भारत का मैप देखेंगे और उसमें प्रदर्शित करेंगे और उनकी सूची बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार गेहूं और चावल का भी मैप बनाएंगे और उनके स्थानों की सूची बनाएंगे। ये एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप में आपका कार्य होगा। ये पाठ आज यहाँ पर पूर्ण होता है और इसके प्रश्नोत्तर हम कुछ जो प्रश्न रह जाते हैं वो प्रश्न हम कल कराएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।